मतलब कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या ऑर्डर वाला वैल्यू पूछ रहे हो? हाँ हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो कुछ भी हो सकता है। हम लोग को फ्रैक्शनल वाला पार्ट वो सब नहीं पढ़ना है, हम लोग को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मेनली ये 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन था वैसे इस सब का। हाँ, वो तो बता ही था ना कि ऑर्डर वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और उसका वैल्यू जीरो, फ्रैक्शनल, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ऑर्डर का वैल्यू। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये एक्सप्रेशन आया था, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। यही एक्सप्रेशन था, याद है सबको ये एक्सप्रेशन? हाँ सर। चलो, तो ये अगर याद है तो यहाँ से हम लोग देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाय ई पे पावर माइनस के टी को इस साइड भेज दिया हम लोग, और यहाँ पे सी नॉट बाय सी टी ऐसे लिख दिए। ठीक है, और ई पे पावर माइनस के टी है, ये ऊपर चला गया, प्लस के टी हो गया, और ये सी नॉट बाय सी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको टी का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, या के का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, दोनों साइड टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे दोनों साइड अगर एल एन ले लोगे तो एल एन ई पे पावर के टी, एल एन ले रहे हैं, ठीक है, बेस ई है वहां पे, और यहाँ भी एल एन क्या हो गया, सी नॉट बाय सी टी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, के टी बाहर आ गया, ठीक है, और एल एन ई टू द बेस ई, उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, एल एन सी नॉट बाय सी टी बच गया। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू, के क्या निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/t एल एन सी नॉट बाय सी टी। तो एक ये फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, ये ध्यान रखना, के इक्वल टू 1/t एल एन सी नॉट बाय सी टी। इसी को अगर लॉग में कन्वर्ट कर लोगे तो लॉग में कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल को लॉग में कैसे बदलते हैं हम लोग, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.303 बाई टी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग आ गया, यहाँ पे लॉग हो गया, मतलब बेस अब 10 है। ठीक है, और ये सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म ये ध्यान रखना, इस ये लॉग के फॉर्म में हो गया, वो एल एन के फॉर्म में। अब यहाँ सी नॉट और सी टी समझ में आ रहा है ना, क्या है, सी नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सी टी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। एनी टाइम टी। हाँ, एनी टाइम टी पे। ठीक है, अब इसी में एक इंटरवल फॉर्मूला आता है, इंटरवल फॉर्मूला मतलब किसी दो इंटरवल के बीच में अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इंटरवल फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो कोई टाइम t1 से, हम लोग t1 और t2 के बीच में तुमको अगर निकालना हो, जैसे मान लो ये a से जा रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते थे, इंटीग्रेट करके, ये हो गया माइनस डी ए बाई डी टी, सॉरी डी ए बाई डी टी आ गया रेट, यहाँ से एक इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, और रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगा, ये रेट का वैल्यू आर लिख रहे हैं हम लोग, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करो, ये ए को इधर ले आओ, तो ये माइनस डी ए बाई ए हो गया, और इस साइड के इंटू डी टी हो गया। ठीक है, माइनस साइन को भी उसी साइड भेज दो, तो ये क्या बच जाएगा, ये सॉरी ये डी ए माइनस इधर चला गया, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरवल हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये जीरो से अब नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई टाइम t1 से स्टार्ट किए, उस समय इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कुछ c1 है, और ये टाइम t2 यहाँ पुट कर दिया, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा c2। ठीक है, तब यहाँ पे जब इंटरवल फॉर्मूला इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा वैल्यू, देखो तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln आ गया, ln a आ गया, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, ये c2 से c1 हो गया, और यहाँ पे k आ गया, अब यहाँ पे t2 माइनस t1 आ गया, है ना, और ये आ गया, इधर से लिमिट पुट कर दोगे तो ये ln c2 बाय c1 आ जाएगा, और इधर से माइनस k t2 माइनस t1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/t2 माइनस t1। ठीक है, इसको नीचे ले गए, और k माइनस साइन को इस साइड भेज दो, माइनस साइन को
ये वाला माइनस साइन को ln के साइड अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए तो ये ln का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ln क्या बन जाएगा, ये C1/C2 हो जाएगा, है ना। देख लो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरवल फॉर्मूला। किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर तुमसे बोला जाए k का वैल्यू, ये एक्सप्रेशन लिखो, तो इंटरवल फॉर्मूला ये आ गया, k = 1/t2 माइनस t1, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, और ln C1/C2। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऊपर हम लोग रखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, C1 हो गया इनिशियल और C2 हो गया फाइनल। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला। ये लॉन में आया है, अगर लॉग में पूछा जाए, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2.303 t2 माइनस t1, और ये लॉग C1/C2। ठीक है, तो ये इंटरवल फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखना, इंटरवल फॉर्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, बताना इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, t हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। ठीक है, व्हाट परसेंटेज will be left after 240 minutes। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये परसेंटेज पूछा गया रिएक्टेंट का, कि रिएक्टेंट का परसेंटेज 240 मिनट्स के बाद कितना बच जाएगा। बना कैसे से? हेलो, अरे इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लास्ट क्लास में तुम लोग को एक बताए थे ना, कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे देख लो, टी हाफ का वैल्यू तुमको 60 मिनट दिया हुआ है, और 240 मिनट्स के बाद पूछा गया है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ कितना हो गया? ये तो डायरेक्ट उसी के टर्म में दिया हुआ है तुमको। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या हो गया? तो 240/60, मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद पूछा है तुमको कितना कंसंट्रेशन बचेगा, उसको परसेंटेज के फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट करना है। तो नहीं कर सकते हो इसमें, ये तो बताए ही थे कि अगर इनिशियली C0 लेंगे तो 1 हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाता है, C0/2 बचता है। 2 हाफ लाइफ के बाद C0/4 बचेगा। 3 हाफ लाइफ के बाद C0/8। 4 हाफ लाइफ के बाद C0/16 बचेगा, है ना। ये तो एक्सप्रेशन बताए थे ना तुम लोग को, CT आफ्टर n हाफ लाइफ कैसा एक्सप्रेशन आ जाता है, C0/2 टू द पावर n हो जाता है, होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ गया, 4 हो गया। तो 2 पे पावर 4, मतलब ये 2 पे पावर 4 पुट करोगे तो C0/16, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 हाफ लाइफ के बाद या 240 मिनट्स के बाद कितना आ गया, C0/16। वही परसेंटेज के फॉर्म में बताना है, तो परसेंटेज नहीं निकालोगे, इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100 कर दो। कितना आ रहा है आंसर? आया किसी का? यस। कितना आया आंसर, जल्दी बोलो, परसेंटेज अब बताना है। हाँ सर, हाँ 1500/16।
ये तो 1500/16 करके बताओ ना, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ये कर लेना तुम लोग, ठीक है। कितना परसेंटेज, 100 के फॉर्म में भी ले सकते हो उसको, 100% भी मान लो। समझ में आ रहा है? ये ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में भी ले सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में भी डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हो। शुरुआत में 100% होगा, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आ जाएगा तुम्हारा। एक हाफ लाइफ के बाद 50%, दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, बोलो। 25। 25। तीन हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 12.5, सॉरी 12.5 होगा ना, हाँ 25 का। तो तीन हाफ लाइफ के बाद हो गया 12.5। यहाँ पे चार हाफ लाइफ के बाद बोला गया है, तो चार हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 6.25। 6.25%। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या, डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकते हो। डायरेक्ट क्या आ गया, 6.25। यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे n = 1 ये फर्स्ट हाफ लाइफ, n = 2 दो हाफ लाइफ के बाद, n = 3 तीन हाफ लाइफ के बाद, और n = 4 चार हाफ लाइफ के बाद। आया कि नहीं समझ में? हेलो, हाँ सर आगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ जल्दी। क्वेश्चन है 99% of a first order reaction is completed in 32 minutes. ठीक है, तुमको निकालना है टाइम आफ्टर विच 99.9% of the reaction will complete। चलो, दिया हुआ है 99% खत्म होता है 32 मिनट्स में, तो कितना टाइम बाद जो 99.9% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 50 मिनट, 46 मिनट, 48 मिनट, और फोर्थ 49 मिनट। हो गया? 48। 48, हाँ चलो सही है, 48 मिनट आ जाएगा। और किसी का आया? क्या डाउट है क्या इसमें किसी को? बताना है क्वेश्चन। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो।
थोड़ा सा बता दीजिए ना। देखो हम पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहे, प्रोसेस बता रहे हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है, फर्स्ट केस में तुमको देखो यहाँ पे k का वैल्यू तुमको नोन नहीं है। एक एक्सप्रेशन अभी बताए हैं k इक्वल टू 1/t ln c नॉट बाय ct, बता चुका है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ना तो k हमको पता है ना ये t इसके लिए पता है हमको फर्स्ट वाले केस के लिए। तो फर्स्ट वाला केस हम लोग अगर कंसिडर करें 99.9% वाला केस, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि 32 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है वो, तो उसके लिए टाइम हमको नोन है। तो 99.9% अगर खत्म हो गया तो बचा कितना, 1% बचा। तो इसके लिए सी इनिशियली अगर सी नॉट लोगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर सी नॉट है तो सी टी कितना बच जाएगा, सी नॉट माइनस 99/100 इंटू सी नॉट, यही होगा ना। यस। ये क्या बच जाएगा, तो सी नॉट बाय 100 बचा हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दो, के का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा इस केस से, के का वैल्यू आ गया 1/32 ln, और यहाँ से सी नॉट और बाय नीचे सीटी है तो सीटी की जगह क्या पुट कर दोगे, सी नॉट बाय 100 पुट कर दोगे, तो सी नॉट बाय 100 ऊपर चला गया, 100 को 10⁻² लिख लेते हैं, तो के का वैल्यू कितना आ गया 1/32, और ln 10⁻², है तो 2 ln 10 आ गया, तो मतलब 1/16 ln 10 आ गया। ठीक है, चलो तो ये k का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/16 ln 10। अब दूसरे वाले केस के लिए तुम वही करो, k का वैल्यू पुट कर दोगे इस टर्म में, और t का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे हम लोग। t का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/k ln c नॉट बाय ct। तो सेकंड वाले केस के लिए हमको निकालना है, 99.9% के लिए निकालना है, तो 99.9% के लिए ct तुम लोग पहले ऐसे ही निकाल लो, ct क्या हो जाएगा, c नॉट माइनस 99.9/100 इंटू सी नॉट, यहाँ से ct का एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पुट करो, और k का वैल्यू यहाँ पे तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये वाला वैल्यू जो यहाँ से आया, क्योंकि दोनों केस में k तो सिमिलर रहेगा ना, k चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ से जो k निकला है यहाँ पे पुट करो, t का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आ गया प्रोसेस समझ में। हेलो, हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अब क्वेश्चंस आराम से इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो इंटरवल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया सर। चलो, तो ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। ग्राफ इसका बता चुके थे ना तुम लोग को, तीन ग्राफ जो था वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में, है ना। चलो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में जस्ट वैसे ही होगा, ठीक है, सिंपल, कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, ए से जा रहा है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे ये सी नॉट था और ये 0 है, t इक्वल टू t पे ये है सी नॉट माइनस एक्स, और ये फॉर्म हो गया x, और सी नॉट माइनस एक्स को ही सी टी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको भी वही वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे इसके लिए। तो रेट लॉ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए हम लोग एक रेट लॉ लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी, आर का वैल्यू आ गया, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर, अब यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पावर 2 आ गया। तो वैसे ही इंटीग्रेट करना है हमको, डी ए बाय, उसको इधर ले आओ, तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस साइन को उधर भेज दिया, माइनस के और डी टी, और लिमिट पुट करना है हमको, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन सी नॉट था, टी इक्वल टू टी पे इसका कंसेंट्रेशन सी टी है। बताओ 1/a² डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अरे इतना, 1/x² डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a। -1/x होगा ना, क्या
हाँ सर, मतलब -1/x या 1/a। हाँ तो यहाँ पे -1/a के फॉर्म में है तो 1/a हो गया। और लिमिट कहाँ पुट करना है हमको, लिमिट ct से c0, और इधर आ गया -k इंटू टी आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं, तो पहला ये देखो ct और c0 है, तो ये ct आ गया और -c0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/c0 -1/ct, है ना, और इधर आ गया -kt। क्लियर है। और यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इधर फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/ct इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/c0 प्लस kt। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। 1/ct मतलब कंसेंट्रेशन है टाइम t निकालना है, और ये आ गया इक्वल टू 1/c0 और प्लस kt। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। कंसेंट्रेशन है टाइम t और ये रिलेट किया गया है, ये c0 हो गया इनिशियल कंसेंट्रेशन, k हो गया रेट कांस्टेंट, t हो गया किसी टाइम t पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो सबके एक्सप्रेशंस ध्यान रखना क्या क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो एक रिएक्टेंट था तो हम लोग इस टर्म में लिख लिए। अब एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होंगे तो वहां पे कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट था, जैसे इसको और कॉम्प्लेक्स अगर बनाया जाए, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। हेलो, कोई डाउट है इसमें किसी को, या आगे बढ़े बोलो। चलो अब देखो, अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो उस केस में कैसे इंटीग्रेट करना है, वहां पे दो आएगा। जैसे हम लोग इन्वॉल्व यहाँ पर देख लिया, जैसे मान लो दो रिएक्टेंट वाला केस ले रहे हैं, केस 2 ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, तो a प्लस बी जो है यहाँ पे मिलके बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, a प्लस बी दो रिएक्टेंट है, t इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लेते हैं a0 है, और इसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कुछ b0 है। ठीक है, और प्रोडक्ट तो 0 रहेगा, t इक्वल टू टी पे ये कंसेंट्रेशन आ गया इसका a0 माइनस एक्स, और ये मान लेते हैं b0 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 1:1 का रेशियो है इसका, तो इसलिए ये अगर x अमाउंट से कम होगा तो b भी x अमाउंट से कम होगा, तो ये b0 माइनस एक्स है। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो k इंटू, अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल वैल्यूज ही ले रहे हैं, डेसिमल वाला पार्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो a पे पावर 1 और b पे पावर 1 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ऑर्डर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो a के रेस्पेक्ट में भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ऑर्डर 1 है, और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पूरे रिएक्शन का जितने भी रिएक्टेंट है उसका जो पावर आ रहा है सबका सम कर देते हैं, तो यहाँ पे सम करोगे तो वैल्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग रेट लिखे, और दूसरा रेट निकालने का तरीका रेट r इज इक्वल टू dx/dt भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रेट dx/dt के टर्म में भी ये हम लोग देख चुके हैं पहले, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर वाले केस में। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ये दो अगर रिएक्टेंट्स रहेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे dx बाय, दोनों से रेट ही निकल रहा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे dx/dt अब इक्वल टू k। अब कंसंट्रेशन जो है टाइम, किसी टाइम t पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t पे a का कंसंट्रेशन कितना है बताओ तो, किसी टाइम t पे a0 माइनस a0 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिख दिए a का कंसंट्रेशन हो गया a0 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और b का कंसंट्रेशन कितना है उस टाइम t पे, b0 माइनस एक्स। माइनस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब उन दोनों में x वाला टर्म है, तो दोनों में x वाला टर्म है उसको नीचे ले आएंगे, तो dx बाय नीचे क्या बच जाएगा, a0 माइनस एक्स और b0 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, और उधर क्या बच गया k इंटू dt को उस साइड भेज दिए, तो ये dt। इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ चुके हो पार्शियल फ्रैक्शन वाला। हाँ, माइनस के साथ होना सही, घट रहा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो।
नो सर। हेलो, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर अभी अभी नहीं हुआ है पढ़ाई? नहीं। चलो तब तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो मैथ्स में बताया जाएगा तुम लोग का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स होता है यहाँ पे। ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, a बाय ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस b बाय बी नॉट माइनस एक्स। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। जैसे a इंटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो a इंटू बी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस b इंटू ए नॉट माइनस एक्स, और इसका वैल्यू जो होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे ही तुमको ये इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे ये वाले टर्म की जगह ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स की जगह पे तुमको वो पुट करना है, ठीक है। ए और बी का तुमको यहाँ पे टर्म निकालना होगा। ए की जगह पे यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी इंटू, एक बार जीरो पुट करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हैं हम लोग। एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बी इंटू ए नॉट माइनस बी नॉट, और इसका वैल्यू ये 1 आ गया। तो बी इन टर्म्स ऑफ आ गया, बी हो गया ए नॉट माइनस बी नॉट, ठीक है। और ए का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय बी नॉट माइनस ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जब इंटीग्रेशन चैप्टर तुम लोग को मैथ्स में बताया जाएगा तो वहां पे ये आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो बस अभी हम फाइनल रिजल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो फाइनल रिजल्ट लिख दे रहे हैं, उसको कैसे करना है हमको। तो देखो यहाँ बी का भी एक्सप्रेशन आ गया हमको 1 बाय ए नॉट माइनस बी नॉट, और ए का भी एक्सप्रेशन आ गया 1 बाय बी नॉट माइनस ए नॉट। तब यहाँ पे देखो हम लोग ये क्या आ रहा है, इस वाले ये जो वैल्यू है इसको हमको इस टर्म में, ये फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ पे पुट करेंगे। ए का एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल चुका है और बी का भी एक्सप्रेशन निकल चुका है, अब उस टर्म में हमको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था dx बाय, चलो dx बाय क्या था ऊपर, ए नॉट माइनस एक्स और इंटू बी नॉट माइनस एक्स। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके कर सकते हैं हम लोग। तो इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग a बाय ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं, और प्लस b बाय बी नॉट माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ये dx है, ठीक है। ये इसके बदले हम लोग ये पुट कर दिए, और ए नॉट का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करो, सॉरी ए का एक्सप्रेशन जो निकाले थे, ए का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करोगे 1 बाय क्या आ जाएगा, ये बी नॉट माइनस ए नॉट आ गया, और ये ए नॉट माइनस एक्स पहले से है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना, बी का वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाय ए नॉट माइनस बी नॉट, और ये इधर आ गया बी नॉट माइनस एक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से x तक, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले जहाँ पे बताया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, तो वहां पे सीखोगे। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, तो इस केस में जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में रिजल्ट जो आ जाएगा kT इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय वी नॉट माइनस ए नॉट इंटू ln बी नॉट माइनस एक्स और बाय ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बी नॉट माइनस एक्स है तो ऊपर आ जाएगा ए नॉट मल्टीप्लाई होगा और नीचे मल्टीप्लाई होगा बी नॉट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आता है कि अगर दो रिएक्टेंट वाला केस होगा तो दो रिएक्टेंट के केस में इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो इस फॉर्म में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ये। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा एक्सप्रेशन ये चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है ये है kT इक्वल टू 1 बाय बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू ln बी नॉट माइनस एक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स और इंटू ए नॉट बाय बी।
तो फाइनल रिजल्ट बस ध्यान रखना, ठीक है, वो इंटीग्रेशन तुम लोग सीख जाओगे वहां मैथ्स में। सर हाँ बोलो। तो हम लोग के साथ दो दो ही तक आएगा क्या, मतलब हाँ हाँ, दो दो ही तक, मतलब दो वाला भी केस ये बता रहे हैं अभी, एक बताना है इसलिए मैक्सिमम दो तक ही पूछ सकता है, उससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ओके ठीक है ना। सर। तो ये ध्यान रखना बस। यहाँ पे बी नॉट और ए नॉट का वैल्यू पता है ना, बी नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और ए नॉट क्या हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए ए, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। और बी नॉट माइनस एक्स क्या हो गया, उसको बीटी भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी एट टाइम टी, और ए नॉट माइनस एक्स को एटी भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो गया सर। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या हुआ कि वो एक्चुअली तो है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, लेकिन स्यूडो मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। एक्चुअली वहां पे दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, बट होता क्या है कि एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उसका कंसेंट्रेशन जो है हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, उसके कंसेंट्रेशन क्योंकि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है, अगर थोड़ा बहुत भी उसके कंसेंट्रेशन में चेंज हो भी रहा होगा तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं उसके कंसेंट्रेशन को। तो अगर एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां पे सिर्फ रेट किस पे डिपेंड करेगा, बाकी जो दूसरा रिएक्टेंट बच गया उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब वो क्या बन जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करने लगा क्योंकि वहां पे एक ही रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में दो रिएक्टेंट है, बट एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा एक्सेस में है कि वो ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसको कांस्टेंट ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे इसी में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि केस ले रहे हैं अगर हम लोग कि मान लेते हैं कि इफ बी, यहाँ पे जो ए और बी दो लिए थे, इफ बी इज टेकन इन एक्सेस, बी इज टेकन इन एक्सेस मतलब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी अगर बी का प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या एजम्पशन लिया जाएगा, बी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो बी नॉट माइनस ए नॉट, इसको हम लोग नियरली किसके इक्वल एज्यूम कर सकते हैं, बी नॉट बी के इक्वल, नॉट। क्योंकि ए नॉट के रेस्पेक्ट में बी नॉट का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे एजम्पशन ले सकते हैं कि बी नॉट माइनस ए नॉट इक्वल टू आ गया, ये नियरली इक्वल टू बी नॉट आ गया। और एक और एजम्पशन हम लोग ले सकते हैं कि बी नॉट माइनस एक्स, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो भी रहा होगा तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी बी नॉट माइनस एक्स भी नियरली बी नॉट के ही इक्वल है, ठीक है। अब ये दो एजम्पशन वो जो ये इक्वेशन आया उसमें पुट करो, देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन में पुट करोगे दोनों एजम्पशन, ये आ जाएगा के टी, और 1 बाय बी नॉट माइनस ए नॉट में पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा बी नॉट, और यहाँ पे हो गया एल एन, और बी नॉट माइनस एक्स हो गया बी नॉट, और इंटू ए नॉट, और नीचे है ए नॉट माइनस एक्स और इंटू बी नॉट। तो देखो बी नॉट कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, ये क्या बच गया, देखो के टी इक्वल टू 1 बाय बी नॉट, और एल एन क्या आ गया, ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। अब देखो तो ये सिंपली ये किस टाइप का रिएक्शन तुमको दिख रहा है, ये जैसे ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन आता था उसी टाइप का सिमिलर दिख रहा है। ये ए नॉट माइनस एक्स को हम लोग 80 लिख सकते हैं, ये आगे देखो 1 बाय बी नॉट एल एन ए नॉट बाय, इसको 80 लिख सकते हैं। तो ये देखो सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जैसा कुछ आ रहा है एक्सप्रेशन, देखो तो, हाँ सर आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस रिएक्टेंट जो एक्सेस में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो उस पर थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन का, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं। और यहाँ देखो बी नॉट तो कांस्टेंट ही है ना, तो के बी नॉट को उस साइड अगर भेज भी दो तो ये क्या बन जाएगा, इधर टी को नीचे ले आते हैं तो ये आ गया टी, और एल एन ए नॉट बाई 80,
ठीक है, और ये के बी नॉट ये दोनों कांस्टेंट ही है, तो इसको कोई कांस्टेंट के डैश से एज्यूम कर लेते हैं। तो के डैश इक्वल टू क्या आ गया, 1/t ln ए नॉट बाय ए टी, वेयर के डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू बी नॉट। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसा एक्सप्रेशन आता था बिल्कुल वैसा ही आ गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो R इज इक्वल टू क्या था, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A पे पावर 1 था और कंसेंट्रेशन ऑफ B पे पावर 1 था। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे क्या है, B का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट क्या है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ये। बी का कंसेंट बी जो है बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है, तो एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं के के तरह बी के कंसेंट्रेशन को भी क्या माना जा सकता है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी को क्या एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे अब डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1 पे ही डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के इंटू बी हो गया के डैश और कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1। अब देखो अब ये क्या हो गया, किस ऑर्डर में ये चेंज हो गया, वेयर के डैश इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी नॉट। तो अब ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, है ना। तो इस टाइप के अगर इस टाइप वाला केस होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या है ये, एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं हुआ यहाँ पे, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं बट एक रिएक्टेंट इतना ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है कि उसके कंसेंट्रेशन चेंज रिएक्शन पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे। इस टाइप का जहां भी केस दिखेगा तुम लोगों को कि एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज अमाउंट में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अज्यूम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, कंडीशन क्या होना चाहिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। हाँ सर, कोई एक एक्सेस में हाँ, होना चाहिए। कोई भी एक एक्सेस में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहाँ देखा जाता है, तो ये मेनली देखोगे इसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में देखा जाता है। जैसे एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, इथाइल एथानोएट होता है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे, वाटर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता है CH3COH एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH है। ये जो वापस से हमको मिल जाता है एसिड प्लस अल्कोहल। तो यहाँ पे देखोगे इसका रेट लॉग लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर, इस पे भी पावर 1 होता है और H2O है दूसरा रिएक्टेंट, यहाँ भी पावर 1। यहाँ पे क्या होता है कि H2O सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, H2O एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट। तो अगर ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो ये H2O क्या होगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये वाटर सॉल्वेंट है तो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो इसके कंसेंट्रेशन में कोई भी थोड़ा बहुत चेंज हो भी रहा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O ये कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा, इथाइल इथानोएट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग के डैश से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया CH3COO C2। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, वेयर के डैश इज इक्वल टू के इंटू। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला एग्जांपल हो गया। यहाँ भी वाटर जो है रिएक्टेंट है ओरिजिनली, बट वो कांस्टेंट हो जा रहा है उसका कंसेंट्रेशन, क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को। नो सर। सर उसका नाम क्या था, एक पीछे लिखवाए थे, एक 1/, इंटरवल वाला जो लिखवाए थे ना। क्या चीज, कहाँ पे, इंटरवल फॉर्मूला। हाँ, उसको कौन सा इंटरवल फार्मूला बोलते हैं? हाँ हाँ, वो तो इंटरवल फॉर्मूला होगा। ओके सर, हो गया हो गया।
चलो ठीक है, तो ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका एक और एग्जाम्पल, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है इसमें। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर वाला रिएक्शन सुने हो? इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, शुगर का जब इन्वर्जन किया जाता है या हाइड्रोलिसिस किया जाता है केन शुगर का, तो उसमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, और उसने सेकंड ऑर्डर का ही एक स्पेशल केस है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, एक्चुअली ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं बट एक कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। एक्चुअली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कोई नया चीज नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एक स्पेशल केस हो गया। ठीक है ना? तो अपने सिलेबस में ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिटेल में तुम लोग को करना है। जनरलाइज करके अगर तुमसे पूछा जा सकता है तो nth ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर अगर nth, हाँ बोलो। सेकेंड ऑर्डर में तो हम लोग जो है सिर्फ इंटीजर रखे 1 1 किए, लेकिन आप बतलाए थे ना कि सेकेंड ऑर्डर का मतलब कि दोनों का सम जो होगा हाँ रिएक्टेंट हाँ, में जो भी ऑर्डर है उसका 2 होना वो चाहिए। 2 होना तो चाहिए। तो और भी कंडीशन बन सकते हैं ना? कंडीशन बहुत सारा बन सकता है, वो तो इनफाइनाइट कंडीशन बनेगा, कोई कुछ भी फ्रैक्शन ले सकता है ना। तो दो फ्रैक्शन वो, हाँ तो बहुत सारे फ्रैक्शन है जिसका सम करोगे तो 2 आएगा। यस सर, तो इसका कैसे? कंडीशन तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो एक्सप्रेशन वही तुमको इंटीग्रेट करके निकालना है सारे केसेस में तुमको। मतलब प्रोसेस समझ ऐसा, में आ गया ना? हाँ प्रोसेस समझ में आ रहा है, ठीक है सर। हाँ, तो प्रोसेस वही है कि पावर जो भी आए वो तुमको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, वो इंटीग्रेट तुमको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो कुछ भी हो सकता है, बट वैसा जनरली कॉम्प्लेक्स पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जो है सर एक्चुअल सिलेबस में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज ही रहेगा। ठीक है ना? फ्रैक्शन में दे सकता है, वो तुमको इंटीग्रेट करना होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्रोसेस सब में सिमिलर और प्रोसेस ही फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे हम केस कंसिडर कर रहे हैं, nth ऑर्डर कंसिडर कर लिए। ठीक है, जीरो फर्स्ट सेकंड देख लिया, अब इसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग, कोई n ऑर्डर का अगर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो रिएक्टेंट A से जा रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब A से अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसका क्या आ जाएगा बताओ तो? इसको इंटीग्रेट हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इसको? ये nth ऑर्डर है, ठीक है, तो माइनस dA/dt लिखे इधर, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर अब क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, क्योंकि nth ऑर्डर है तो, है ना? अब इसको उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। A को इधर ले आए तो A पे पावर n इधर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस साइन उधर चला गया, और dt। इसको इंटीग्रेट करोगे t इक्वल टू 0, और ये C0 से ct इंटीग्रेट करो। बस इसको इंटीग्रेट करना है तुमको। ये बताओ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या माइनस होगा वन, बोलो? हम्म 1/a माइनस 1 माइनस 1/an-1। माइनस क्या बोल रहे हो? 1/a पे पावर n नहीं, माइनस 1। माइनस n इंटू n आएगा ना, मल्टीप्लाई में। हाँ, n माइनस, अरे एक्चुअली ये माइनस x n, ऐसे कर लो ना सिंपली, x पे पावर माइनस n dx का इंटीग्रेशन है। तो वही तो करके बोल रहे हैं सर, माइनस n इंटू माइनस n इंटू 1/a 1/a के पावर n+1। पे पावर n+1। हाँ क्या बोल रहे हो? बताओ कोई और। ये भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तुम लोग? अरे बता तो रहे हैं सर, गलत है। n पे पावर +1 कैसे होगा? -1 होगा ना, सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस कॉमन ले लो ना उसमें। इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं।
और उसी से डिवाइड कर। चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखना। अच्छा, माइनस कॉमन लेके उसमें तुम करो, ठीक है, वो सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए पे पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर माइनस एन प्लस वन, और बाय नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एन प्लस वन, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ए के टर्म में लिख रहे हैं, तो ए के टर्म में क्या आ जाएगा, ए पे पावर माइनस एन प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिमिट कहां से कहां पुट करोगे, C0 से CT तक और 0 से हाँ T तक। ये समझ में आ रहा है ना, यही तो होगा। एक्स पे पावर माइनस माइनस एन डी एक्स का इंटीग्रेशन है, तो माइनस एन प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एन और प्लस वन, यही होता है ना इंटीग्रेशन। अरे यार हाँ तुम लोग हाँ सर, यही होता है। तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करो, भूल गए हो क्या तुम लोग बेसिक। नहीं नहीं, भूले नहीं है सर। चलो, तो इस फॉर्म में ये इंटीग्रेशन आ गया, अब इसका लिमिट पुट करके बताओ तो क्या आएगा। और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ k इंटू माइनस के इंटू टी। ठीक है, लिमिट पुट करना है। ये n माइनस माइनस एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, उसको उस साइड भेज दो। ठीक है, उसमें तो कुछ पुट करना नहीं है। a पे पावर माइनस एन प्लस वन है, ठीक है, इसी में लिमिट पुट करना है हमको, सी नॉट से सी टी, और माइनस एन प्लस वन को उस साइड भेज दोगे तो ये बन जाएगा n माइनस वन और इंटू के टी। ठीक है, ये बच गया इधर। चलो, इधर लिमिट पुट करने के बाद क्या बचेगा मेरे को बताओ जल्दी। देखो, ये लिमिट पुट करने के बाद पहले ct वाला पुट करोगे तो a के जगह पे ct आएगा, तो वन बाय, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, तो वन बाय ct, और पावर क्या हो जाएगा इसके ऊपर, n माइनस वन हो जाएगा, देखो तो, है ना। यस सर। और इसमें माइनस करेंगे वन बाय, एक बार सी नॉट पुट करोगे तो वन बाय सी नॉट पे पावर n माइनस वन हो गया। कोई डाउट इसमें। और इधर क्या बच गया, n माइनस वन इंटू के टी। ठीक है, ध्यान से देखो तुम लोग, इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया कि वन बाय सी टी, ठीक है, और सी नॉट वाला पार्ट को उधर भेज देते हैं, तो वन बाय सी टी, और इस पे होल पावर हम लोग n माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि वन पे पावर n माइनस वन करोगे तो वो वन ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन बाय सी टी और होल पे पावर वन माइनस वन, और इधर क्या बन गया, बच गया वन बाय सी नॉट और होल पे पावर n माइनस वन, और प्लस n माइनस वन इंटू के इंटू टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, कोई भी nth ऑर्डर अगर तुमको दिया है, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये जनरलाइज्ड nth ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल दिए, ये सभी ऑर्डर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जनरलाइज्ड कोई nth ऑर्डर तुमसे अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग इसमें n का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है तुमको। हाँ सर, तो ये, चेक सर ये टू का एकदम यहीं से आएगा। फर्स्ट हाँ, ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है क्या? क्या चीज, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है क्या? हाँ 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 पुट होगा। करके देख लो, n का वैल्यू टू पुट करके देख लो, इससे पहले जो सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं ना, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए पुट करो ना, हाँ n का वैल्यू सर, पुट करो। पुट कर हो गया दिए n का सर, वैल्यू, आ सर, गया। ये हो गया। हाँ n का वैल्यू टू पुट करोगे तो वन बाय सी टी, और यहाँ वन बाय सी नॉट और प्लस के टी। हाँ तो क्या, यही था एक्सप्रेशन। यस सर। चलो, तो वो nth ऑर्डर के लिए कर दिए, कोई भी ऑर्डर अगर तुमको दिया रहेगा तो nth ऑर्डर का हम लोग n का वैल्यू पुट करके वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू।
अब इसी में तुम लोग एक चीज मेरे को करके बताओ, हाफ लाइफ निकाल के बताओ। ठीक है, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन बताओ nth ऑर्डर के लिए क्या होगा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल के बताओ हाफ लाइफ ऑर्डर। क्योंकि nth ऑर्डर का तुमको इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन फॉलो होगा। अब ऐसे इक्वेशन में हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ निकालना है मतलब टी हाफ का वैल्यू। तो टी हाफ बस सी टी की जगह तुमको क्या पुट करना होगा, C0/2। C0/2। बस इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल एक्सप्रेशन बताओ क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके बताना क्या आ रहा है। हो गया सर। क्या है एक्सप्रेशन बताओ। सर जहां तक सिंप्लीफाई हुआ वहीं तक हम बता रहे हैं, मतलब उसके आगे हम नहीं कर पाए। C0 raised to the power 1 - n into। देखो हम लिख रहे हैं, इससे कंपेयर कर लेना। 2 to the power n-1 और यहाँ पे -1 बाय C0 पे पावर n-1 इंटू n-1 इंटू k। हाँ सर यही ये आया। हाँ, तो ये टी हाफ का वैल्यू आया nth ऑर्डर के लिए। हम सिर्फ C0 को ऊपर ऊपर कर दिए थे, मतलब बस। ठीक है, चेक कर लो सबका आ गया ये एक्सप्रेशन। हेलो, हाँ सर आ गया। चलो तो यहाँ से देखो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 पे पावर n-1 ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। n का वैल्यू चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए अगर हम लोग बात करें, पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए अगर बात करेंगे तो 2 to the power n-1 वो कांस्टेंट रहेगा, n-1 ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, 1 भी कांस्टेंट रहेगा, k भी कांस्टेंट रहेगा। वैरी क्या कर सकता है यहाँ पे, हम लोग अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें, सिर्फ हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन वाला टर्म लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टी हाफ का वैल्यू जो है ये कैसे वेरी करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। इनिशियल कंसंट्रेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1। तो देखो जैसे मान लो अगर हम लोग जीरो ऑर्डर के केस में देखें, तो जीरो ऑर्डर के केस में देखो टी हाफ का वैल्यू क्या आया था, n इक्वल टू अगर जीरो रहेगा तो टी हाफ का वैल्यू याद है क्या था, C0/2k, है ना। टी हाफ के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना आया था, C0/2k आ रहा था। 2k। तो यहाँ पे बताए थे तुम लोग को कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 होता है। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 0 पुट करके देखो,
तो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, और C0 -1 तो ऊपर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 आ जाएगा, है ना। अब n इक्वल टू 1 अगर पुट करो तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखे थे, t हाफ का वैल्यू क्या था, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था क्या, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। नहीं सर। फर्स्ट ऑर्डर के केस में n इक्वल टू 1 अगर है तो t हाफ का वैल्यू क्या आ रहा था, ln2/k आ रहा था। ये तो ऑलमोस्ट, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी पुट करके देख लो, तो 1 - 1 पुट कर दोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। हाँ। तो C0 का वैल्यू 0 हो गया तो पावर 0 1 हो गया उसका वैल्यू। तो मतलब टी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो उस पर डिपेंड करेगा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर चेंज भी हो जाएगा तो टी हाफ का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, n इक्वल टू 1 में टी हाफ का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। यही n इक्वल टू अगर 2 हो गया तो इस केस में टी हाफ कैसे वेरी कर जाएगा, तो टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C0 हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होते जाएगा तो टी हाफ का रिलेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से वो चेंज होते जाएगा, तो ये ध्यान रखना। यस सर। तो जैसे क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, इसमें बताना, फाइंड आउट द ऑर्डर, ठीक है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। फॉलोइंग कंडीशन पे ऑर्डर निकालना है तुमको। पहला केस है कि व्हेन टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज halved as इनिशियल कंसंट्रेशन, या ऐसे लिख देते हैं C0, यहाँ पे लिख रहे हैं C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C0 इज डबल्ड, ठीक है, ये बताना। सेकंड केस, व्हेन टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड एज C0 इज डबल्ड। तीसरा है व्हेन टी हाफ ऑफ द रिएक्शन is unchanged as C0 is doubled। चलो इन तीनों केस में तुमको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, सिंपल है, अभी जो रिलेशन बताया उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बस देख के बता सकते हो। पहला वाला केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में 2 यहाँ पे देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, बोला जा रहा है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल किया जा रहा है तो टी हाफ उसका जो है, मतलब टी 50% हाफ लाइफ जो है वो टी हाफ का वैल्यू हाफ हो जा रहा है, मतलब डबल करने पे हाफ हो जा रहा है, मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है या नहीं। है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन किस में हो रहा है बताओ, कौन से केस में, ऑर्डर उस समय क्या है 2 2। तो फर्स्ट वाले केस में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड वाले केस में देखो, बोला जा रहा है टी हाफ डबल हो जा रहा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन C0 को डबल कर दे रहा है, तो C0 अगर डबल हो रहा है तो टी हाफ भी डबल हो जा रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 किस केस में है, n का वैल्यू कौन सा है उस केस में, जीरो ऑर्डर के केस में ही है ना, डायरेक्टली हाँ सर। प्रोपोर्शनल। तो सेकंड वाला हो गया n इक्वल टू 0। थर्ड वाले में बताओ, n equals to 1।
वन n इक्वल 1, क्योंकि बोला जा रहा है कि टी हाफ अनचेंज्ड हो जा रहा है। जब कंसंट्रेशन इनिशियल को डबल भी किया जा रहा है तो टी हाफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये किस केस में होगा? देख लो, फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टी हाफ का वैल्यू दे के भी हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, टी हाफ का रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ अगर दिया रहेगा तो उससे भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के तरीके हैं। तो सबको आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चंस कराएंगे इन सबसे रिलेटेड। और भी बहुत सारा मेथड होता है ऑर्डर प्रेडिक्ट करने का। एक तो ग्राफ देख के भी हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्डर का हम लोग देख रहे थे ग्राफ डिफरेंट होगा, तो ग्राफ देख के भी ऑर्डर का हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर का है वो रिएक्शन। दूसरा होता है, दूसरा क्या बताए थे, के का यूनिट देख के भी ऑर्डर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बताए थे ना, यूनिट ऑफ के। हाँ सर बताए थे। तो के का यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा, टी हाफ, हाफ लाइफ का रिलेशन अगर तुमको इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ दे दिया है तो इस केस में भी ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मॉनिटर करके भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे करेंगे। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें किसी को, ये वाले पार्ट में? नो सर। नो सर। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। हो गया हेलो, सर, हो गया सर। चलो, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर यहाँ तक तुम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम लोग बना सकते हो आराम से, अब सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है ना? ओके तो सर। जो क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा था वो सब भी ट्राई कर लेना एक बार दोबारा से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या ऑर्डर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, nth ऑर्डर या टी हाफ से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस वहां तक तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बुकलेट है ना सबके पास? और इसका डीपीपी भी मिल रहा है तुम लोगों को? पीडीएफ। डीपीपी मिल रहा है ना? यस सर। काइनेटिक्स का डीपी, ठीक है, तो उसको भी ट्राई करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो वो सब पैरेलली सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट होगा ग्रुप में डालो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, नेक्स्ट क्लास कब है, कल है शायद, तो कल कल। बना के रखना। ठीक है, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे डाउट, नहीं तो फिर ग्रुप में डील कर लेंगे उसको। ओके ठीक है, सर। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, फिर चलो, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पीडीएफ भेजना है ना? नोट्स तो कर लिए हैं, भेज दीजिएगा, मिला लेंगे फिर कहीं कहीं। चलो ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं हम, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो, तो एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर। ओके, चलो।